हम ये माने कि डिप्रेशन का एक वजह मोबाइल एडिक्शन भी है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो रील्स आती, रील्स आप 200 से 300 देखते हैं तो कितनी इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल ठीक, एक रील आपको नसीहत कर रही है, मौलवी साहब आ रहा है, तो दूसरी रील बिल्कुल वाहियात है, फैशियत है, तीसरी रील डॉक्टर साहब बात कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि आप अपने जहन को मतलब एक दलदल में डाल हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेंटली प्रॉब्लम है हम या हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम हमें मदद करता है ठीक रहने के लिए। वक्त पे खाएं। आप अगर नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम, जब आप वज़ू बनाएंगे और आप अल्लाह के सामने झुकते हैं, जब आप झुकते हैं तो आप अपनी परेशानी खुद तक नहीं बल्कि 2 एंटिटीज़ पर डाल रहे हैं। जब आप कहते हैं, जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं, दैट मीन्स आप शेयर करते हैं। ठीक है, तो लाइकवाइज जब आप शेयर करेंगे अपने माँ बाप से अपनी परेशानी, वो आपके साथ बात करेंगे, टाइम देंगे, उस्ताद के साथ बात करेंगे, तो वो वहाँ से हल निकल के आए। तो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ बच्चे जुड़ चुके हैं। माँ बाप खुद को पहले देखेंगे वो कितना टाइम फ़ोन पे गुजार रहे हैं। ठीक है, जब आप वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता कि जो आप देख रहे हैं उसको एडिट करके बनाया गया है, वो कितनी रियलिटी है और कितना फेक है। ठीक है, आप घर के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं जुड़े हैं, मगर आप आउटसाइड वर्ल्ड या कोई आपका दोस्त बन चुका है, तो आपको ये देखना है कि आपकी सारी फीलिंग्स, इमोशंस वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन शटर हो जाएंगी, जब आपको कल पता चलेगा जिस अकाउंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था वो तो फेक निकला। हालात है। आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और इस पर बात तो होती है मगर इसको कंट्रोल कैसे करें, इस पर बात नहीं होती। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है बाकी चीज़ों के लिए। जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो स्कूल मेंटल हेल्थ गायब है। स्कूल मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल काउंसलर्स की ज़रूरत है, हायर सेकेंडरीज हो, कॉलेज हो, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है ताकि वो अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस करें। टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको मेंटल हेल्थ डिस्कस। जम्मू कश्मीर में आए रोज हम सोशल मीडिया पे या टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो डिप्रेशन में चला गया है। इस पर आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एजाज साहब। चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम टर्माइल की बात करें, या जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, ये भी एक वजह हो सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें लंबा इंटरव्यू करना था पर ये शॉर्ट इंटरव्यू, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको वो समझ पाए कि हकीकत में डिप्रेशन होता क्या है। सर क्या लग रहा है आपको, डिप्रेशन में जो इस वक्त कश्मीर जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकता है? थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टुडे। मुझे बहुत खुशी हुई इन नौनिहाल बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमीद साहब का, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं, यहाँ की मैनेजमेंट जो है। दो मैं अचानक सडनली आई लैंडेड इन दिस स्कूल, तो प्रोग्राम नहीं था। अगर आपने मेंटल हेल्थ की बात की तो मेंटल हेल्थ, सर मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि लोग समझ जाएं कि आप किस फील्ड से हैं। जी, तो जैसे आपने मेरा नाम ऑलरेडी कहा, एजाज भट्ट, तो मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट पे है। तो मैंने इंटरनेशनल सेक्टर में मोर देन 12 इयर्स मैंने काम किया है, 13 साल लगभग। तो कश्मीर वैली में भी बहुत काम किया है, फिर सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका। तो आई एम ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो बिना मेडिसिन के काम करता है। बिल्कुल ठीक, तो काउंसलिंग हो, साइकोथेरेपी हो, या साइको डायग्नोस्टिक्स या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो हमारा काम रहता है। और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पे भी हम बहुत सारा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, साइको एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कभी इंशाल्लाह आपके साथ तफसील से बात करेंगे। ज़हनी सेहत, चूँकि आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ जो बच्चे का है वो शुरू होता है जब इंसेप्शन होता है, यानी कि माँ के पेट के अंदर जब इसमें जान आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि माँ कितनी खुश रहती है, तो उसका असर बच्चे पे जाता है। वो किस हिसाब से खाती पीती हैं, उनका बर्ताव जो है, कम्युनिकेशन जो है वो कैसा है, उसका असर वहाँ से शुरू होता है। तो यानी कि 2 चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं कि एक बच्चे में उसके जीन्स होते हैं जो माँ बाप से आते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, जिसको हम साइको सोशल कहते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसकी इंटरेक्शन माँ बाप, माहौल, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर स्कूल में आ जाता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो भी एक इंटरेक्शन है। तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखना ये है कि बच्चे की नशो नुमा न कि सिर्फ फिज़िकली, बट उसकी जो मेंटल हेल्थ, जो जहनी सेहत है, उसकी नशो नुमा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,
ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके न्यूट्रिशन का इंतज़ाम किया जाता है जो कि स्कूल कर रहा है, मगर ये भी देखना है कि उसका कम्युनिकेशन पैटर्न, यानी कि उसके साथ कैसे बात की जा रही है पेरेंट्स के थ्रू, या स्कूल में जो बिहेवियर टीचर्स का है उनका कम्युनिकेशन उनके साथ कैसा है, आपस में कैसा है। तो ये सारा बच्चा लर्न करता है। 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज बहुत एक क्रूशल एज होती है जबकि मेंटल डेवलपमेंट होती है। फिर 6 to 12 और 15 ईयर्स ये भी एक क्रूशल पीरियड होता है बच्चे के लिए। तो ये पूरा लर्न करता है, इसके दिमाग में आप सिंप्लीफाई करके ये समझें कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, ठीक है, जो इंटरेक्ट करते हैं, वो फायर भी करते हैं और एक नेटवर्क भी तैयार करते हैं, ठीक है। एक कम्युनिकेशन पैटर्न तैयार हो जाता है कि जब भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें बचपन में कैसे सिखाया गया है, किन की चीज़ों का फेयर हमें डेवलप हुआ है, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कम्युनिकेशन पैटर्न बच्चे का कैसा बन रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, उसके दोस्तों का भी और माहौल का भी। तो देखना ये है कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न हमारा जहन एक दफ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बुज़ुर्ग, या हम कहेंगे कि पहले जो इंसान जब दुनिया में आया उसका सिर्फ काम था हंटिंग करता था, फूड गैदरिंग करता था, फिर केव में वापस जाता था, ठीक है। बिल्कुल। तो उसको सिर्फ स्ट्रेस अर्ली मैन्स, बिल्कुल, तो उसको वहीं पे स्ट्रेस रहता था जब वो जाता था हंटिंग के लिए। वहाँ पे 2 रेस्पॉन्सेस होते थे, या तो फ्लाइट भागो अगर वो नहीं कर सकते थे, या तो वो फाइट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने हंट किया, फूड गैदर किया, वापस चले गए, स्ट्रेस खत्म। तो हमारा दिमाग जो उनका सिर्फ जहन जो है वो खाने पीने के लिए ही बना हुआ था। नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनका जो जहनी दबाव था वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए रहता था। मगर अब जो हम हैं, हम कंपेटिटिव लाइफ में आ गए हैं, हमारे एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, खुद से भी और औरों से भी। देखना यह है कि हमारा दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन द गो रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। तो देखना यह है कि जब हमारा जहन ऑल द टाइम ऐसा इस कम्युनिकेशन पैटर्न पे काम कर रहा होता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, ये चाहता है कि मैं यहाँ पे भी एक्सेल करूँ, मैं यहाँ पे भी करूँ, और फिर पेरेंट्स एक प्रेशर डालते हैं, ठीक है। फिर पीर ग्रुप का भी एक प्रेशर आ जाता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं आगे कि बच्चा जब ओरिएंट प्रॉपर्ली नहीं होता, इसका कम्युनिकेशन पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न सही नहीं होता है, तो इसमें कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिव आ जाते हैं, जिसका एक हिस्सा बन जाता है ड्रग एडिक्शन या एडिक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि इसको कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो इसलिए ये देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा खुल के उस्ताद के साथ बात करे, माँ बाप के साथ बात करे, वो उसको जाने कि ये क्या चाहता है, ठीक है। और ये जो अभी सारे उस्ताद यहाँ पे बोल रहे थे, एक पेरेंट या एक उस्ताद जो बिहेवियर मॉडल करता है। क्या कश्मीर में, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा, कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और इस पर बात तो होती है मगर इसको कंट्रोल कैसे करें, इस पर बात नहीं होती है। क्या लग रहा है आपको, आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टिग्मा अभी भी है, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। देखिए, अगर आप बच्चे को कल कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, तो माँ बाप या रिश्तेदार पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम सॉरी टू से, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं आजकल मेंटल हेल्थ में, हम मेंटल हेल्थ कंडीशन कहते हैं, डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पागल है, इसको वहाँ पे जाना है, ये पागल, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। तो एक स्टिग्मा है जो उसको पहले ही रोक रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, साइको एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है बाकी चीज़ों के लिए। जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो स्कूल मेंटल हेल्थ गायब है। स्कूल मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्कूल काउंसलर्स की ज़रूरत है, हायर सेकेंडरीज हो, कॉलेज हो, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है ताकि वो अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस करें, टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको मेंटल हेल्थ डिस्कस करना चाहिए। तीसरी बात, बच्चे बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के साथ बच्चे जुड़ चुके हैं। माँ बाप खुद को पहले देखें वो कितना टाइम फ़ोन पे गुजार रहे हैं, ठीक है। जब आप वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता कि जो आप देख रहे हैं उसको एडिट करके बनाया गया है, वो कितनी रियलिटी है और कितना फेक है, ठीक है। आप घर के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं जुड़े हैं, मगर आप आउटसाइड वर्ल्ड या कोई आपका दोस्त बन चुका है, तो आपको ये देखना है कि आपकी सारी फीलिंग्स, इमोशंस वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन शैटर हो जाएंगी, जब आपको कल पता चलेगा जिस अकाउंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था वो तो फेक निकला, ठीक है। इमोशनली अटैचमेंट उसके साथ हो जाती है। जी, तो आप अपने इमोशंस वहाँ पे लगा रहे हैं, आप अपना टाइम
वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। और सिंपल बात ये है कि फ़ोन जो है ये क्रिएशन एक इंसान की है। तो आप क्रिएटर हैं क्योंकि आपने ये फ़ोन बनाया, मगर कंट्रोल क्रिएटर को क्रिएशन को करना चाहिए, मगर आपका तो क्रिएशन ही क्रिएटर को कंट्रोल कर रहा है। मोबाइल ही आपको कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली तो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स और अ मिनट और 2 मिनट्स यू आर ग्रैबिंग द मोबाइल। व्हाट इज़ हैपनिंग, ये आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका वक्त भी बर्बाद, आप इमेजिनेशन में फंसे हुए हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो रील्स आती हैं। रील्स आप 200 से 300 देखते हैं तो कितनी इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल ठीक, एक रील आपको नसीहत कर रही है, मौलवी साहब आ रहा है, तो दूसरी रील बिल्कुल वाहियात है, फैशियत है। तीसरी रील डॉक्टर साहब बात कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि आप अपने जहन को मतलब एक दलदल में डाल रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं। आप खुद को कितना टाइम देते हैं, आप माँ बाप के साथ बात करने में कितना टाइम देते हैं, वो आपके साथ कितना टाइम देते हैं। ठीक, तो मैं ये कहूँगा जो आज का कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मैं एक स्कूल में हूँ, मेरी टीचर से यही गुजारिश होगी कि आप ये देखें कि बच्चों का कम्युनिकेशन पैटर्न आप कैसे बना रहे हैं। और अगर उस्ताद को कहीं पे लग रहा है कि हम में कहीं पे कोताहियाँ हैं, हमें कुछ चीज़ों पे काम करना चाहिए, अपनी जो मैं इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, शर्माने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेंटल हेल्थ खुद में एक ओवरऑल मोबाइल एडिक्शन, क्या मोबाइल एडिक्शन इस वक्त डिप्रेशन का मसला हो सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहे हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे अर्ली एज में जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और मैं कुछ दिन पहले न्यूरोलॉजिस्ट, एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है कश्मीर के, उनसे भी मैंने बातचीत की है उस पर, तो उन्होंने कहा था स्क्रीन टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन में, 24 घंटे में। तो क्या हम ये माने कि डिप्रेशन का एक वजह मोबाइल एडिक्शन भी है? इंडीड, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी वजह है। पहली बात कि अगर हम बायोलॉजिकली देखें, जब आप मोबाइल देख रहे हैं, ब्लू लाइट एक्सपोजर आपका हो रहा है, तो हमारे अंदर जो मेलाटोनिन रिलीज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, मेलाटोनिन जब आपका न्यूरोकेमिकल ये डिस्टर्ब हो गया तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई, आपका एग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, आपकी बॉडी को रेस्ट मिला नहीं। रिपेयर, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है रात के दौरान जब हम सोते हैं, तो वो रिपेयर नहीं हुआ। आपका साइकोफिजिकल सिस्टम जब डिस्टर्ब हो गया तो ऑटोमेटिकली और चीज़ें साथ में आना शुरू हो जाएंगी, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाओगे। और जो मैंने कहा कि वर्चुअल वर्ल्ड, आप जब दोस्ती करते हैं आपको पता है कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आप जो कम्युनिकेशन उसके साथ कर रहे हैं वो किस हद तक हेल्दी है, किस हद तक नॉन हेल्दी है, ये पेरेंट्स को पता ही नहीं, ये टीचर्स को पता ही नहीं। सो बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है उसको नहीं पता कि हेल्दी बिहेवियर क्या है, नॉन हेल्दी बिहेवियर क्या है। ये तय करना है एक उस्ताद को और माँ बाप को कि आप उनको क्या दे रहे हैं। सिर्फ खाना नहीं खिलाना है। चाहे आप देखें कि सिंपल एक आदत जो मैंने देखी है पेरेंट्स में, बच्चा खाना सही से खाए, वो उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। क्यों? आप उसको अल्टरनेटिव दे दें। आप खुद भी मोबाइल उस वक्त साइड में रखें, बच्चे के साथ खाएं, उसको खाना खिलाएं, ताकि आपको भी खाना खाने में मज़ा आएगा, बच्चे को भी खाना खाने में मज़ा आएगा, वो भी हेल्दी खाना खाएगा, उसको समझ आएगा कि मुझे कितनी दफ़ा खाना चबाना है, खाने का मज़ा कैसा है। आप तो फ़ोन देख रहे हैं, खाने का मज़ा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। तो कभी अगर मौका मिला आपसे बात करेंगे। सर, मैं एक और बात जानना चाहूँगा आपसे। ड्रग डी एडिक्शन पर बहुत सारे बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसमें ये कहा गया कि जितना आप अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं उससे एडिक्शन ज़्यादा बढ़ती है बच्चों में। ये कहाँ तक सही है? क्या ये सच है? क्या हम अवेयरनेस को जिस तरीके से पेश करते हैं ग्राउंड पे, क्या उससे नुकसान ही हो रहा है? नहीं, मैं तो एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यह है कि अवेयरनेस किस तरीके से दी जा रही है वो डिपेंड करता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस बच्चों में नहीं होगी, जोर इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन कितनी बढ़ गई है, कितने लोगों में है। जोर इस पे होना चाहिए कि इसके नुकसानात कितने हैं, साइकोलॉजिकली, सोशली और बाकी जो भी, चाहे एज इंडिविजुअल है, एज ए ग्रुप है, एज अ फैमिली है। ये देखा गया है कि ओवरऑल जब एक बच्चा या कोई जवान हमारा एडिक्शन में चला जाता है, ये सिर्फ डेट्रीमेंटल उस इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये डेट्रीमेंटल पूरी फैमिली के लिए होता है, फिर पूरी कम्युनिटी, फिर पूरी सोसाइटी के लिए होता है। क्योंकि इसका फ्यूचर भी ब्लीक हो जाता है, इसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, और ओवरऑल हम जब इसकी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, ज़िंदगी की ट्रेजेक्ट्री, लाइफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज़ गोइंग डाउन, वो नेगेटिव में चली जाती है। और मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप को ये फीलिंग आ जाती है कि अब
इस बच्चे की ज़िंदगी अगर चली जाए तो हमारे लिए बेहतर है, उतना ज़्यादा वो इस स्ट्रेस परेशानी वाला माहौल बन जाता है। बिल्कुल, तो पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। तो हमें ये देखना है कि ये जो ड्रग्स हैं, ये वो इनका काम है कि लीगली कैसे इस चीज़ को कर्ब किया जाए, मगर मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें प्रिवेंट करना है इस चीज़ को, रादर देन हमें रिहेबिलिटेशन पे काम करना है। और सर आखिर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आखिर पर मैं ये जानना चाहूँगा हम अपनी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं या इसकी अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, लोग कैसे, आम भाषा में थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ कि लोग इसका ख्याल कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेंटली प्रॉब्लम है हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। देखें, सेल्फ केयर पहली बात है। सेल्फ केयर जो है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेल्फ केयर इस चीज़ को कहेंगे कि आप जब अपना काम कर रहे हैं वही काम करें। ठीक, आपका काम है मीडिया, ठीक है, आप अपना काम अपने टाइम में सही तरह से करें। आप जब घर जाएं तो मोबाइल के साथ ना रहें, घर वालों के साथ बात करें, उनके साथ टाइम गुजारें, खाना आप वक्त पे खाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेसफुल कोई इवेंट हुआ, अगर आप कोप कर सकते हैं तो बेटर, आप नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। क्योंकि ओवरऑल ये देखना है, क्योंकि जो आपका मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर स्ट्रेस जब इस लेवल तक बढ़ जाता है जहाँ वो डिस्ट्रेस बन जाता है, यानी कि जहाँ हम कोप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। हम प्रेयर्स की बात करें, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप सिंप्लीफाई करके इसको ये समझें कि दीन में एतदाल को क्यों तरजीह दी गई है, बैलेंस। ठीक, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और आप पुरुमीद पॉजिटिव रहना क्यों कहा गया है हमें, तो पॉजिटिव रहना इसलिए कहा गया है क्योंकि ओवरऑल जब हमने पॉजिटिव आ जाती है, जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम हमें मदद करता है ठीक रहने के लिए। वक्त पे खाएं। आप अगर नमाज़ पढ़ेंगे 5 टाइम, जब आप वज़ू बनाएंगे और आप अल्लाह के सामने झुकते हैं, जब आप झुकते हैं तो आप अपनी परेशानी खुद तक नहीं बल्कि 2 एंटिटीज़ पर डाल रहे हैं। जब आप कहते हैं, जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं, दैट मीन्स आप शेयर करते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज जब आप शेयर करेंगे अपने माँ बाप से अपनी परेशानी, वो आपके साथ बात करेंगे, टाइम देंगे, उस्ताद के साथ बात करेंगे, तो वो वहाँ से हल निकल के आएगा। तो वो आपको वहाँ से, अब उनका ज़िंदगी का तजुर्बा होता है माँ बाप का, ठीक है, तो उन्हें पिछले 40 साल, 50 साल, 60 साल जो गुजारे हैं, दैट मीन्स उन्होंने वो सारी इश्यूज़, वो परेशानी देखी होंगी। हाँ, टेक्नोलॉजिकली में भी वो थोड़े बैकवर्ड हो, उनको ज़्यादा पता ना हो, मगर ये भी सच है कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली, उस्ताद हेल्प कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप कॉमन कोपिंग मैकेनिज्म जिनको हम कहते हैं वो काम नहीं करते, देन वी साइकोलॉजिस्ट्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डॉक्टर एजाज साहब। कभी अगर मौका मिला ज़रूर इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हमने बात की डिप्रेशन पे, हमने बात की मोबाइल एडिक्शन पे, और साथ में इन्होंने एक अच्छी बात कही, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पॉजिटिव सोच के साथ, चाहे आप ध्यान करें दिन में, चाहे आप नमाज पढ़ें, किसी भी तरीके से पॉजिटिव सोच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। यही करते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत बेहतर होगा और ताबनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवारा।